हमारे ग्रुप का हमारे बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शेयर द लिंक। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, दैट इज द ओनली टू रिक्वायरमेंट यू इंश्योर। एक मैं आपको लिंक दूंगा व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए, एक आपको लिंक दूंगा, एक फॉर्म भरना है, दैट्स इट। ठीक है, जीएसटी बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया है, हम सभी जानते हैं। ये एक सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई, भले वो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सेल, चाहे कंजम्पशन, गुड्स और सर्विस को सभी के ऊपर ये लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो मैं कंपेयर करता हूं पुराने टैक्स के साथ में, कि अगर पहले लाइक वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, कोई भी टैक्स की बात करूं, मान लो ये सेल ओरिजिनेट हुई है दिल्ली से लेके मुंबई में, देयर इज ए सेल बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, तो ये जो टैक्स लगता था वो दिल्ली के अकॉर्डिंग लगता था, उस टैक्स का जो बेनिफिट था वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। करेक्ट। अब क्या हो गया, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो इसमें डेस्टिनेशन क्या है? मुंबई। अब इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा, जो भी जीएसटी लगेगा, वो उस जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? मुंबई को मिलेगा। उस जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? मुंबई को मिलेगा। क्योंकि यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट में चेंज था कि जो पहले वाले टैक्सेस थे वो ओरिजिन बेस्ड हुआ करते थे, अब जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। क्या मैं इस कॉन्सेप्ट के कारण एक चीज का इमेजिन कर सकता हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जो स्टेट मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड थे, सपोज मान लो कर्नाटका की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली, कर्नाटका एक मान लो ऐसा स्टेट है जहां पे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू था कर्नाटका को। क्यों? क्योंकि कर्नाटका से सिर्फ सेल ओरिजिनेट होती थी टू द मल्टीपल पार्ट ऑफ इंडिया, टू द मल्टीपल स्टेट। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डेस्टिनेशन, अब सारा का सारा टैक्स का जो बेनिफिट है वो कर्नाटका को नहीं मिलेगा, जहां पे ये जाके कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग will be in the loss, consuming state are in the benefit। इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कंपनसेशन सेस। कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए। जब ये अभी 4th ईयर कंप्लीट हो रहा है, जब भी 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, देन जो ये सेस लग रहा है या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसका पीरियड, या ये खत्म हो जाएगा। नॉर्मली कहते हैं सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। पहले प्रॉब्लम होती थी, मान लो अगर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है, वैट में रजिस्टर्ड हूं, मैं माल परचेस करता हूं नोएडा से, यूपी से, और मैं दिल्ली में माल बेचता हूं, मुझे बेनिफिट नहीं मिलता था। जो भी मैं टैक्स मैंने पे किया है उस टाइम सीएसटी हुआ करता था। अगर मैं दो इंटर स्टेट कोई माल परचेस करता हूं तो कौन सा टैक्स पे करता था? सीएसटी। उसका बेनिफिट नहीं मिलता था तो वो टैक्स क्या बन जाता था? मेरी कॉस्ट बन जाती थी, वो मेरी कॉस्ट बन जाती थी। क्यों? क्योंकि जो मैं दिल्ली से जब माल सेल करूंगा, मान लो मैं विद इन दिल्ली माल बेच रहा हूं, तो विद इन दिल्ली जो मैं वैट चार्ज करूंगा, उसमें जो सीएसटी पे करके आया हूं, एक्साइज ड्यूटी पे की है मैंने, सर्विस टैक्स जो मैंने पे किया है,
उसका बेनिफिट मुझे डीवैट के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, एंड एज ए रीजन क्या होता था, दैट बिकम माई कॉस्ट, दैट बिकम माई कॉस्ट। इन्होंने मल्टीपल डिफरेंट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड किया। एक डिफरेंट सेपरेट स्लाइड है, विल डिस्कस इन मोर डिटेल। पहली कंट्री फ्रांस थी। ऑलमोस्ट 161 कंट्रीज है जिसमें आज जीएसटी फॉलो होता है। इंडिया में 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। कब से? 8 ऑफ जुलाई 2017, एक वीक के बाद में स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई चैट में करना। पहला मैं आपको पहली पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है मैं आपको समझा रहा हूं। सर ये बात तो एग्री कर रहे हैं ना, ये बात तो एग्री कर रहे हैं ना कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने मान लो माल परचेज किया 1000 रुपए में और आपने कोई टैक्स चुकाया 120 रुपए, अगर मैं इस टैक्स का बेनिफिट देता हूं तो आपकी कॉस्ट बनेगी 1000 रुपए। अगर मैं आपको बेनिफिट नहीं देता हूं तो आपकी कॉस्ट बनेगी 1120 रुपए। एक बार यस और नो करना, एक बार मुझे कंफर्म करना, ये बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? सिंपल बात है, राइट? वेरी सिंपल बात है। मैं जो इस बेनिफिट की बात कर रहा हूं, इस बेनिफिट को मैं एक टेक्निकल टर्म कह सकता हूं, इस बेनिफिट का मैं एक टेक्निकल नाम दे सकता हूं। उस टेक्निकल नाम क्या है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? आईटीसी। मैंने अब इसका एक टेक्निकल नाम दे दिया आईटीसी। क्या होता है आईटीसी? कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? सर हमारा 4 घंटे का डिस्कशन है। वी हैव द डिस्कशन ऑफ द 4 आवर ऑन द आईटीसी चैप्टर, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। बट आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म सीखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीक अपनी अगली क्लास 24th को है, 24th ऑनवर्ड क्या होगा, हम चैप्टर में एंटर करते जाएंगे, हर एक चैप्टर में एंटर करते जाएंगे। फाइन। सो यहां पे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जो माल सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। अब ये माल की मान लो जो सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए, जीएसटी लगाया 120 रुपए, टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1120 रुपए। सो टैक्स कितना बना? 120 रुपए। मान लो इसके पास भी कोई आईटीसी था, मैन्युफैक्चरर के पास में भी कोई आईटीसी था। मैं क्या कह रहा हूं? आईटीसी क्या है? बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे? जितनी भी मेरी टैक्स की लायबिलिटी है उसमें से ये माइनस हो जाएगा एंड नेट अमाउंट आई नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। ध्यान रखना, 120 रुपए मैं पे कर रहा हूं, जो पेमेंट कर रहा हूं गवर्नमेंट का, पेमेंट का मोड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ा हुआ है वो भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश के माध्यम से भी मैं पे कर सकता हूं। दोनों ही पेमेंट माना जाएगा, दोनों ही पेमेंट माना जाएगा। चाहे मैं पेमेंट आईटीसी के माध्यम से कर रहा हूं, चाहे मैं पेमेंट बैंक में कैश जमा करवा के कर रहा हूं। अगेन मैंने एक वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जब हम जीएसटी पोर्टल को देखेंगे तो वहां पे आपको ये लेजर दिखाई देगा। है क्या ये? जैसे हमारी बैंक पासबुक होती है, सेम वैसे ही हमारे एक आईटीसी का लेजर है और एक जो टैक्स हमने कैश में जमा किया उसका लेजर है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन थोड़े से टाइम बाद लूंगा, मैं पहले ये एग्जांपल कंप्लीट कर लूं। अब इन्होंने बेचा माल 1120 में, बट इस होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी है? सर 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि 120 रुपए का तो इनको आईटीसी मिल जाएगा। मान लो इनका प्रॉफिट अमाउंट 500 रुपए, तो वैल्यू एडिशन कितना किया इन्होंने? 500 रुपए किया।
टोटल कितना बन गया टैक्सेबल वैल्यू? 1500 रुपए, जिसके ऊपर ये इनवॉइस रेज करेंगे। नाउ द जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, तो 1500 का 12% कितना हुआ? 180। अब मुझे बताएं, जब ये माल बेचेंगे रिटेलर को, कितने का इनवॉइस होगा? 1680 का। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे रिप्लाई कीजिए, इनको टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कैश में? पहला आंसर मुझे दीजिए कि इन होलसेलर को कितना टैक्स गवर्नमेंट को कैश में पे करना पड़ेगा। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 60 रुपए पे करना पड़ेगा सर, सीधा सा बात है। क्यों 60 रुपए? 120 रुपए तो इनको आईटीसी मिल गया और बैलेंस 60 रुपए इनको पे करना पड़ेगा। आईटीसी को दूसरे माध्यम से भी समझ सकता हूं मैं। आईटीसी मतलब वो टैक्स जो आपने परचेज के ऊपर पे किया है। आईटीसी का मतलब वो टैक्स जो आपने परचेज के ऊपर पे किया है, और वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। आपका जो भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है 180, इसको रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। आई लाइक टू एक्सप्लेन इन अनदर लैंग्वेज द वर्ड आईटीसी। सो यस, 120 रुपए मेरा रिड्यूस कर देगा, सो आई कैन से आई हैव टेकन द आईटीसी। आईटीसी कैन बी ऑफ एनी कैटेगरी, वो आईजीएसटी भी हो सकता है, वो सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, कंपनसेशन भी हो सकता है, और यूटीजीएसटी भी हो सकता है। कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी होना चाहिए। नफीज हाशमी जी, ये रिकॉर्डिंग, ये जो अपना क्लासेस हो रही है वो रिकॉर्डेड क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले आपका ईमेल आईडी सब क्रिएट हो जाएगा, एंड आपको फिर रेगुलर मिलती रहेगी, एक दिन के गैप में आपको मिलती रहेगी। रेस्ट टू बी श्योर, जो भी आपका लिमिटेशन है, ठीक है ना, उस लिमिटेशन के अंदर में आप देख सकते हैं। लिमिटेशन जब भी आपने कोर्स परचेस किया होगा तब आपको मालूम होगा कि इतना 1.5 टाइम्स या कोई वैलिडिटी पीरियड होगी, उस वैलिडिटी पीरियड में आप आराम से देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। अब बताएं रिटेलर के लिए कॉस्ट कितने की बनेगी? रिटेलर के लिए कॉस्ट कितने की बनेगी? जब ये माल 1680 में इनसे परचेज करता है तो इसके लिए कॉस्ट कितनी? फाइन, एग्रीड। नाउ यू टेल मी हाउ मच आई नीड टू, मुझे सिर्फ दो ये लास्ट वाला वैल्यू बता दीजिए। आप कंप्लीट कैलकुलेट करके मुझे लास्ट वाला वैल्यू बता दीजिए, कितना इनको पेमेंट करना पड़ेगा कैश में। दैट्स इट। प्लीज calculate completely and tell me how much this party has to pay in cash. अच्छा, यहां भी 60 रुपए आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू बताएंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या आ रहा है? टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या आ रहा है? हम्म 2240 रुपए। सो क्या हुआ, ये 1500 रुपए इसकी कॉस्ट है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2000 रुपए, 12% जीएसटी तो 240 रुपए जीएसटी, तो टैक्स लाइबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 240, आईटीसी 180, 60 रुपए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहीं से बता देता हूं मैं, डिटेल में बात करेंगे। अब सपोज इसकी ड्यू डेट 20 तारीख है, अगर ये 25 तारीख को जमा करते हैं, ये भाई साहब 25 को जमा करते हैं टैक्स, इनका इंटरेस्ट 60 रुपए पे बनेगा या 240 पे बनेगा? इनका इंटरेस्ट 60 रुपए पे बनेगा या 240 पे बनेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें मालूम है ये नेट पे बनेगा, मतलब आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का वो हिस्सा, आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का वो हिस्सा जो आप पे कर रहे हैं कैश में,
जो आप पे कर रहे हैं कैश में, जो आप आईटीसी के माध्यम से पे कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन वी ऑल नो 50 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड किया गया था एंड फाइनली 43rd जीएसटी काउंसिल में रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट। फाइन। अच्छा, ये कंज्यूमर है एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द जीएसटी है, इसके लिए कॉस्ट कितनी बनेगी? इसके लिए कॉस्ट कितनी बनेगी? इसके लिए कॉस्ट कितनी बनेगी? 1500, 500, 2000 एंड जीएसटी 240, टोटल 2240। इनके लिए कॉस्ट 2000 है या 2240? एब्सोल्युटली करेक्ट। द राइट आंसर इज 2240। कैन ही टेक द आईटीसी? कैन ही टेक द आईटीसी? नो, आंसर इज नो, he can't take the ITC। एक आप यहां पे शॉर्ट नोट कर सकते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 62 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 63, जब हम आईटीसी के बारे में चर्चा करेंगे वहां पे वर्ड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, आईटीसी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो बेनिफिट ले सकता है। अगर ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है देन ही कैन नॉट टेक द आईटीसी। आगे बढ़ते हैं। जब इंडिया में जीएसटी लागू करने का बात चल रहा था, तब पॉइंट यह था कि इंडिया कौन सा मॉडल अडॉप्ट करे। अलग अलग कंट्री अलग अलग मॉडल अडॉप्ट करती है। फाइनली इंडिया ने अडॉप्ट किया ड्यूअल जीएसटी कंकरेंट मॉडल। क्या मॉडल है? मतलब यहाँ पे स्टेट को भी पावर है और सेंट्रल को भी पावर है, और पावर भी क्या, दोनों के रिगार्ड में, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो सेंट्रल भी टैक्स अप्लाई करेगी, लगाएगी, और स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी जीएसटी लगाएगी। अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर है तो सिर्फ पार्लियामेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स। ये वाला मॉडल फाइनली अडॉप्ट हुआ। ये वाला मॉडल फाइनली अडॉप्ट हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब, सुरेश जी, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे जब जीएसटी बना मान लो, और उस टाइम कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, बाद में गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया, बाद में गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया, अब बात यह है अमेंडमेंट, मान लो आज की तारीख में अमेंडमेंट हुआ, आज अपना मान लो 17 जून 2021 है, तो आज अमेंडमेंट किया तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो 1 जुलाई 2017 से लागू होगा, या आज जो इंसर्ट किया तो आज के बाद लागू होगा, या कोई फ्यूचर डेट डिसाइड कर सकती है। लाइक जैसे गवर्नमेंट कहेगी नहीं, इसको मैं 1 जुलाई से लागू करूंगी, करेक्ट? तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब सिंस बिगिनिंग। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब सिंस बिगिनिंग। 50 सबसेक्शन 1 में जो प्रोवाइजो आज इंसर्ट हुआ है उसको लागू कब से किया गया? 1 जुलाई से। क्लियर है ये बात? चलो एक बात और बताओ सर, एक बात आप सभी से मेरा क्वेश्चन, मान लो कोई आइटम का टैक्स रेट 12% है, कोई आइटम का टैक्स रेट 12% है, और अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो सीजीएसटी कितना होगा? क्या सर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं नहीं, जरूरी है इसीलिए पूछ रहा हूं। देयर इज सम इंपॉर्टेंस। अगर मान लो टैक्स की रेट 12% है और ट्रांजैक्शन मेरा इंट्रा है, तो मैं कह सकता हूं आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम जीएसटी एक्ट में जो भी प्रोविजन सीजीएसटी का रीड करेंगे
जब भी कोई प्रोविजन मेजर हम सीजीएसटी का रीड करेंगे, मेजोरिटी प्रोविजन आर ओनली ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, खाली प्लेस ऑफ द सप्लाई चैप्टर है जहां पे हम आईजीएसटी एक्ट का रीड करेंगे। पेनल्टी, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रेट, अगर हम सीजीएसटी का रीड कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आप ऐड कर लेना। कहने का मतलब, अगर मैं सीजीएसटी एक्ट का कोई सेक्शन रीड कर रहा हूं, से 122 पेनल्टी का सेक्शन है, वो कहता है 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगी, मतलब क्या, 10 तो सीजीएसटी की बता रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी मतलब टोटल पेनल्टी 20,000 रुपए। टोटल पेनल्टी कितनी हुई? 20,000 रुपए। कोई रेट में रीड कर रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, जब हम रिवर्स चार्ज का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जीटीए जिसने ऑप्ट किया है 6%, उसके अलावा, मतलब वो क्या बात कहना चाहता है कि जीटीए ऐसा जिसने 12 ऑप्ट किया है वो आरसीएम में नहीं आएगा। 12 मतलब क्योंकि 6 लिखा हुआ था, और हम जो नोटिफिकेशन रीड कर रहे हैं वो किसका नोटिफिकेशन है? सीजीएसटी का नोटिफिकेशन है। तो कई प्रावधान आएंगे, कई प्रोविजन आएंगे, कई पेनल्टी सेक्शन हम रीड करेंगे, जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी, दोनों को आप डबल कर देना, मतलब आप सीजीएसटी का रीड कर रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आप ऐड कर देना। ठीक है। अच्छा, थोड़ा बात करना चाहूंगा इंटर और इंट्रा के रिगार्ड में। सब मेरे को मालूम है सभी के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, बट खाली चेक कर रहा हूं। मान लो सप्लायर दिल्ली में है, मान लो सप्लायर दिल्ली में है एंड जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये सप्लाई कर रहे हैं मुंबई को। ट्रांजैक्शन गुड्स का भी हो सकता है या सर्विस का भी हो सकता है, कुछ भी। अभी मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं बता रहा, हाइपोथेटिकली आप एज्यूम करो कोई भी सप्लाई है, वेदर इट इज ए गुड्स और सर्विस डजंट मैटर। सप्लाई किसको हो रही है? मुंबई को हो रही है, जीएसटी रजिस्टर्ड। एंड जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर डिस्कशन करेंगे, वहां पे ये 4 सेक्शन का डिस्कशन करेंगे, 10, 11, 12, 13। मान लो इन सेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कम्स टू दिल्ली, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कम्स टू दिल्ली। माय क्वेश्चन इज, जब ये दिल्ली वाला सप्लायर मुंबई के कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, उनका जीएसटी नंबर डालते हुए, उनका जीएसटी नंबर डालते हुए जब ये टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, उसके ऊपर टैक्स कौन सा होगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, प्लीज गिव द रिप्लाई। So majority I have received the answer. Second question, क्या मुंबई पर्सन इसका आईटीसी ले सकते हैं?
बहुत बढ़िया। मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट ने पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दिया कि ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। हम कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे? C+S। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना, डिटेल में हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, लॉजिकल रीजनिंग। बट ये ट्रांजैक्शन इंट्रा है या इंटर, हमें दो फैक्टर देखने हैं, और वो दो फैक्टर कौन से हैं? पहला फैक्टर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड दूसरा फैक्टर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। नहीं सर, दूसरा फैक्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई, देयर आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान में रखने हैं। सर कस्टमर कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लेस ऑफ सप्लाई एक अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल वर्ड है, जो हम 4 सेक्शन जब हम IGST के रीड करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि किसी ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है। अलग बात है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपको मालूम चल गई ना, उसके बाद में क्या करना है? आइडेंटिफाई इंटर और इंट्रा। सर रिसिपिएंट के लोकेशन को भूल जाना, कहां है कस्टमर मालूम नहीं, क्या देखना है? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि सप्लायर का लोकेशन दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। सेम? यस, राइट आंसर इज C+S वुड बी चार्ज्ड। यहां तक तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट ने आपने सही आंसर दिया था। दूसरा क्वेश्चन, क्या ITC ले सकता है? आंसर इज नो। किसी भी कस्टमर को ITC तभी मिलेगा, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ITC तभी मिलेगा जब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है शुड बी इक्वल टू द LOR। कहीं लिखा हुआ नहीं है ये डायरेक्टली, बट हम ITC का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इन प्रोविजन के बारे में। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट है दिल्ली टू मुंबई वाले ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? दिल्ली। तो मुंबई वाली पार्टी इसका ITC नहीं ले सकती। थोड़ा लॉजिकल आंसर, सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये ट्रांजैक्शन का कंज्यूमिंग स्टेट क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताता है? कंज्यूमिंग स्टेट, डेस्टिनेशन बताता है उस ट्रांजैक्शन का। जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन हमेशा कस्टमर का लोकेशन हो, जरूरी नहीं है। डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करता है? 10, 11, 12, 13 4 सेक्शन डिसाइड करेंगे। टेक्निकल नाम क्या दिया मैंने डेस्टिनेशन को? टेक्निकल नाम क्या दिया? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा किसी ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन क्या है, और जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर उस लोकेशन पर कस्टमर रजिस्टर्ड है तो ITC मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस एग्जांपल में इस ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन क्या था? इस ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? दिल्ली। अगर ये पार्टी दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है तो ITC नहीं मिलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली एंड लोकेशन क्या था कस्टमर का? मुंबई, नॉट इक्वल, ITC नहीं मिलेगा। एज्यूमिंग, अदर वर्ड में मैं कह सकता हूं जहां पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है उस लोकेशन के लिए ये कस्टमर अनरजिस्टर्ड है। GST का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया वाइज एक नंबर या स्टेट वाइज अलग अलग नंबर? स्टेट वाइज। तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या ये पर्सन रजिस्टर्ड है? नहीं, तो क्या होगा? ITC नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड है फॉर दिल्ली, it will be considered for Delhi, it will be considered that this party is not registered, so therefore we can say he not entitled to take ITC.
थोड़ी बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज की। थोड़ी बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज की। फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज एक ही बात है। मान लो सप्लायर है एस लिमिटेड, कस्टमर है आर लिमिटेड। इसने माल सप्लाई किया, वैल्यू था 100 रुपीज गुड्स प्लस 12 रुपए टैक्स। ये कस्टमर क्या करेंगे, 112 रुपए का पेमेंट सप्लायर को करेंगे। सप्लायर 100 रुपए अपने पास रखेगा और 12 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा आफ्टर यूटिलाइजिंग द आईटीसी। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। इसको हम नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कुछ भी बोल सकते हैं। रिवर्स चार्ज उल्टा, रिवर्स का हिंदी अर्थ क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब जहां पे टैक्स का पेमेंट रिसीवर सप्लायर को नहीं करता, रिसीवर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जहां पे टैक्स का पोर्शन डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है रिसीवर, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्स चार्ज। मालूम है, एक एग्जांपल कहूं तो लीगल सर्विस। मान लो एडवोकेट्स है, ये जो सप्लायर है वो एडवोकेट्स है और ये कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, लीगल सर्विस। 1 लाख रुपए का बिल है, तो ये 1 लाख रुपए एडवोकेट को पेमेंट कर देंगे। जो टैक्स पार्ट है, ये जो कंपनी आर लिमिटेड है, ये डायरेक्टली 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। 18,000 डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी एंड जैसे ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी उसका बेनिफिट भी उसको मिल जाएगा। करेक्ट। सम मोर एग्जांपल ऑफ द आरसीएम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2 एग्जांपल तो फेमस है, जीटीए, लीगल सर्विस। कुछ और एग्जांपल आप मुझे शेयर करें जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। गुड्स का शेयर करना, आरसीएम ऑन गुड्स। महेंद्र जी, ये कॉन्सेप्ट 12 जून 2017 खत्म हो गया। उसके बाद इस बात की चर्चा हम करेंगे। 9.4 की आप बात कर रहे हैं, 9.4 की चर्चा हम करेंगे जब आरसीएम का चैप्टर डिस्कशन करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कुछ और एग्जांपल, यस, टेंडू लीव्स, कैश्यू नट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, आप लोग जो सिक्योरिटी सर्विस बोल रहे हैं, रेंटे कैब बोल रहे हैं, करेक्ट है, बट फॉर सर्विसेज इट इज ओके। जीटीए फॉर सर्विसेज इट इज ओके, बट फॉर गुड्स आई कैन से टेंडू लीव, बीडी रैपर, सिल्क यार्न, कॉन्फिस्केटेड गुड्स बाय द गवर्नमेंट, प्राइम लैंडिंग सर्टिफिकेट, बहुत सारे एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं, कुछ बात करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में। सम पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत छोटा डिस्कशन है। आर्टिकल 265 कहता है टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कहने का मतलब कोई भी टैक्स लेवी नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट के पास पावर है। कई बार है ना, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिट पिटिशन फाइल होती है और रिट पिटिशन का रिजल्ट आता है कि नहीं ये अल्ट्रा वायरस है, या तो सेक्शन अल्ट्रा वायरस है या रूल अल्ट्रा वायरस है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आरसीए में, अच्छा मुझे बताना, आरसीए में टैक्स कौन पे करता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर के रिसिपिएंट? रिसिपिएंट पे करता है, राइट, रिसिपिएंट पे करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे एग्जांपल में रिसिपिएंट कौन हुआ? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, मेरे एग्जांपल में रिसिपिएंट कौन हुआ? आप हुए, ठीक है ना। क्या गवर्नमेंट ये कह सकती है मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं,
पेमेंट मिस्टर ए करेगा, रिवर्स चार्ज का पेमेंट मिस्टर ए करेगा। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू कैन कोरिलेट कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शायद आपको अनुमान लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं रिवर्स चार्ज के एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, ओशियन फ्रेट की। गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट, मोहित मिनरल। गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट, मोहित मिनरल। आरसी मतलब रिवर्स चार्ज। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल बताना। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। ए लिमिटेड, यहां पे टीसीआई एक्सप्रेस कार्गो मान लो जीटीए है, जीटीए है, ठीक है। और एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। एंड बी लिमिटेड। मुझे एक बात बताओ, अगर टीसीआई को फ्रेट का पेमेंट बी लिमिटेड कर रही है तो आरसीएम कौन चुकाएगा? अगर फ्रेट का पेमेंट बी लिमिटेड कर रही है टीसीआई को, तो फ्रेट कौन, आरसीएम कौन चुकाएगा? रिवर्स चार्ज। सर, द पर्सन हु इज द रिसिपिएंट, द पर्सन हु इज द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन होता है? वेट 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 वेट, चलो ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं रिसिपिएंट की, तो सेक्शन 2 क्लॉज 93 में ये वर्ड डिफाइंड है। कहता है रिसिपिएंट का मतलब जो पर्सन लायबल है पेमेंट करने के लिए, जो पर्सन लायबल है पेमेंट करने के लिए। अगर मान लो इस ट्रांजैक्शन में टीसीआई को पेमेंट बी लिमिटेड कर रहा है, तो बी लिमिटेड क्या है? रिसिपिएंट, हु विल पे द टैक्स? बी लिमिटेड विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। अगर मैं पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज ए पर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, माल डिलीवर करेगा ए से बी तक, लेकिन टीसीआई को पेमेंट कौन करेगा? ए करेगा। इन दैट केस who will pay the tax under RCM? A will pay the tax under RCM. सिद्धार्थ जी, आई थिंक आप सीआईएफ के कारण आप ये आंसर दे रहे हैं। मैंने फॉर द टाइमिंग सीआईएफ को एक्सक्लूड कर दिया, फॉर द टाइमिंग सीआईएफ को एक्सक्लूड कर दिया। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, जो पर्सन फ्रेट का पेमेंट करता है वो पर्सन क्या होता है? रिसिपिएंट। वो पर्सन क्या होता है? रिसिपिएंट। एंड उस पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। इस बात पर कोई डाउट है तो बता दीजिए, ताकि मैं अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इस बात पर कोई डाउट है तो बता दीजिए, ताकि मैं अगला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं आर्टिकल 265 से रिलेटेड। फाइन। अब मैं जो सीआईएफ कह रहा था वापस रिपीट करता हूं। मान लो ए लिमिटेड लोकेटेड इन यूके, टीसीआई located in UK, United Kingdom, and B Limited is importing the goods. B Limited is importer. B Limited is importer. जब भी कस्टम क्लियरेंस होगी तब ये जो भी आईजीएसटी होगा, कस्टम होगा, सेस होगा, पे करेगा। कौन? बी लिमिटेड। किसको पे करेगा? कस्टम डिपार्टमेंट को, कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे, बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे। ये ट्रांजैक्शन सीआईएफ का है। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, ये सारी जिम्मेवारी ए लिमिटेड की है। ये सारी जिम्मेवारी ए लिमिटेड की है। मतलब इस टाइम टीसीआई को पेमेंट कौन करेगा? ए लिमिटेड पे करेगा। टीसीआई विल रेज द बिल टू द ए लिमिटेड, ए लिमिटेड विल मेक द पेमेंट टू द टीसीआई। इस एग्जांपल में चूंकि ए लिमिटेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, चूंकि A limited is responsible for the payment, therefore the recipient is A limited. Recipient is A limited. But
एक नोटिफिकेशन हम आरसी में डिस्कस करेंगे 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का। वहां पे कहता है टैक्स हमेशा शिपिंग बिल जो फ्रेट चार्जेस है उस पर टैक्स कौन चुकाएगा? इंपोर्टर। उस पर टैक्स कौन चुकाएगा? इंपोर्टर। नोटिफिकेशन एक और है 8/2017, ये भी हम आरसीएम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये तो कहता है सीआईएफ के केस में आप फ्रेट का वैल्यू 10% मान लोगे। चलो ठीक है। जीएसटी एक्ट क्या कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन आरसीएम में है तो टैक्स पे करने की जिम्मेवारी किसकी है? रेसिपिएंट की। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, सीआईएफ के ट्रांजैक्शन में, अगर इंपोर्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रेट पेमेंट करने के लिए डायरेक्टली शिपिंग लाइन कंपनी को, तो ये इंपोर्टर गुड्स का तो है पर सर्विस का नहीं हो सकता। सर्विस कौन है? रिसिपिएंट। सर्विस के लिए ए लिमिटेड रिसिपिएंट है। मोहित मिनरल के केस में यही बात कही गई थी कि सीआईएफ के कॉन्ट्रैक्ट में आप इंपोर्टर को आईजीएसटी ऑन ओशन फ्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये पावर ही नहीं है। उस नोटिफिकेशन में पावर ही नहीं है, क्योंकि एक्ट क्या कहता है कि टैक्स कौन पे करेगा आरसीएम के केस में? रेसिपिएंट। और इंपोर्टर क्या हर केस में रेसिपिएंट होगा? नहीं सर, एफओबी के केस में इंपोर्टर रेसिपिएंट है, बट सीआईएफ के केस में सप्लायर रेसिपिएंट है फॉर द पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है? जब आरसीएम का डिस्कशन करेंगे तब वापस इस एग्जांपल को रिपीट करेंगे, ठीक है ना? कंप्लीट एग्जांपल। अभी थोड़ा हो सकता है कम कोरिलेट कर पाए होंगे आप, बट जब हम वापस डिस्कस करेंगे यू कैन कंप्लीट कोरिलेट, नो प्रॉब्लम, अगर अभी समझ में नहीं आया तो। सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एक नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक बीजेपी, कांग्रेस, जो ये चलाते हैं, ठीक है ना? पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाती है, ठीक है? स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एसएलए, ठीक है? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी कम इनटू द पिक्चर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 245, एक आर्टिकल है 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है? स्टेट को पावर है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या लॉ बनाएगी? फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट के लिए स्टेट लॉ बनाएगी, ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी लॉ, और पार्लियामेंट इंडिया में किसी के लिए भी, किसी भी पोर्शन के लिए लॉ बना सकती है। No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have the extraterritorial operation. इसका मतलब हर एक स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मान लो मैं हरियाणा में हूं, तो हरियाणा में इनकम टैक्स का लॉ हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी, कह सकता हूं? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हरियाणा में एजुकेशन का सिस्टम क्या होगा वो हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। हरियाणा की पुलिस डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगी वो हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। लेकिन इनकम टैक्स तो सेंट्रल का मामला है। इवन हरियाणा के लिए भी सेंट्रल डिसाइड करेगी। आंसर इज यस। इसके लिए हमें एक आर्टिकल और रीड करना पड़ेगा, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? ये मैं बात कर रहा हूं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 246 कहता है कि सर तीन लिस्ट है शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 3 लिस्ट बना दी उन्होंने। लिस्ट 1 वो एरिया जिनके ऊपर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया, लाइक इनकम टैक्स। कहां पे लिखा गया होगा? लिस्ट 1 में। लाइक सीएसटी, लाइक सर्विस टैक्स, ये सभी कहां पे हैं? लिस्ट 1 में दिए गए होंगे। लिस्ट 2 वो एरिया जिनके ऊपर पावर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। ये मैटर इसमें कोई भी हो सकता है, टैक्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है और अदर देन टैक्सेस भी हो सकता है।
तो लिस्ट 2 एक एजुकेशन एक पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। वैट लिस्ट 2 में मिलेगा आपको, एंटरटेनमेंट टैक्स लिस्ट 2 में मिलेगा, स्टेट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो लिस्ट 2 में मिलेगी, वो लिस्ट 1 में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या था, आर्टिकल 246 एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें 3 लिस्ट दी रही थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। उन लिस्ट में लिखा गया किसके ऊपर पावर स्टेट का है या सेंट्रल का है, पार्लियामेंट का है। एंड थर्ड लिस्ट थी जो कि अदर देन टैक्सेस थी। थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है बट टैक्सेस के ऊपर बात नहीं करती, ये वो एंट्री की बात करती है जिसके ऊपर दोनों को पावर है, सेंट्रल को और स्टेट को, बट अदर देन टैक्सेस। अब क्या हुआ, जब ये आर्टिकल 2 जब ये जीएसटी आया तब ये पॉइंट ये था कि जो जीएसटी है, अगर मेरा ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो टैक्स कौन चार्ज करेगा, दोनों, सेंट्रल भी और स्टेट भी। बट यहां पे तो लिस्ट 1 में डाल नहीं सकते, लिस्ट 2 में डाल नहीं सकते, और लिस्ट 3 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट अदर देन टैक्सेस है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, जहां पे क्या किया, जहां पे अगर ये ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया, सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स चार्ज कर सकती है। अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर है तो सिर्फ पार्लियामेंट चार्ज करेगी टैक्स। इसके लिए क्या किया, मतलब जीएसटी, अगर आप पहला वर्ड रीड करोगे मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, ओवरराइडिंग आर्टिकल है। कहने का मतलब आर्टिकल 246 में नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड का मतलब समझ लेना, नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है ओवरराइडिंग। मान लो 246 में कोई भी बात है और 246 ए में भी कोई अलग बात लिखी हुई है, विपरीत बात लिखी है। 246 ए कहता है नहीं मैं प्रिवेल करूंगा, मैं सुपीरियर हूं, 246 ए कहता है मैं सुपीरियर हूं। दोनों में हम किसकी बात मानेंगे, उस प्रोविजन की बात मानेंगे जो कि स्टार्ट होती है नॉट विथस्टैंडिंग। कहीं पे भी अगर आपके एप्लीकेशन में डाउट है, कोई भी लॉ के एप्लीकेशन में डाउट है, एक लॉ आर्टिकल 246 से गवर्न होता है, एक लॉ आर्टिकल 246 ए से गवर्न होता है, और दोनों कहता है कौन ऊपर, तो आप किसको कहेंगे, who will be the superior, आर्टिकल 246 ए और आर्टिकल 246 कौन सुपीरियर होगा, सर आर्टिकल 246 ए सुपीरियर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, रिपीट करता हूं मैं, आर्टिकल 246 एक था, उन्होंने एक जीएसटी के लिए नया आर्टिकल ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या आर्टिकल है, 246 कैपिटल ए। क्या कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसकी बात मानी जाएगी, 246 ए की बात मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कहा कि हर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है, अगर ये ट्रांजैक्शन इंट्रा का है और पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर है उन कैटेगरी के केस में जहां पे ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट का है। इंटर के केस में पार्लियामेंट को और इंट्रा के केस में दोनों स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल 269 कैपिटल ए कहता है कि अगर कोई टैक्स कलेक्ट होता है इंटर स्टेट, ये वापस अपोर्शन होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, किस तरीके से, जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। कैसे अपोर्शन होगा, जीएसटी काउंसिल जैसे डिसाइड करेगी, लेकिन ये वापस अपोर्शन होगा। अगली बात, 5 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो भी नुकसान होता है उसका कंपनसेशन कौन पे करेगा, सेंट्रल पे करेगी, एंड उसके लिए एक सेस लेके आए, कंपनसेशन सेस एक्ट। जीएसटी का मतलब क्या है, पहला बार
अब मैं रीड कर रहा हूं आर्टिकल 366 क्लॉज 12A। जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट द टैक्सेज ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ह्यूमन कंजम्पशन, मेडिसिन के लिए नहीं, अगर कोई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर कोई जीएसटी कोई यूज हो रहा है अल्कोहलिक लिकर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल, अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दो ऐसे कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट है जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट रेवेन्यू है। बाकी प्रोडक्ट को छोड़ भी दूं, इन दो प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू इन्हीं दो प्रोडक्ट से आ जाता है। दैट इज द रीजन कि जब ये जीएसटी लाया गया तो जीएसटी इन दो प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया गया। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 101 CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक मैं एंट्री बताता हूं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट का मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। अभी मैं जिस आइटम की बात कर रहा हूं, एंट्री नंबर 84 की बात कर रहा हूं, यूनियन लिस्ट की है। क्या कहता है कि एक्साइज ड्यूटी ऑन द टोबैको एंड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पहले एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो किस पे लगती थी? जो गुड्स मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। Can C plus S rate can be separate? No, same, equal. It cannot be separate. एक्साइज ड्यूटी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। मैं यूनियन लिस्ट की एंट्री पढ़ रहा हूं, मतलब वो टैक्स जो लिस्ट 1 में है, वो टैक्स जिसके ऊपर पावर किसको है? पार्लियामेंट को। इन प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। अब आज की तारीख में आफ्टर जीएसटी इस एंट्री नंबर 84 की क्या सिचुएशन है? ड्यूटीज ऑन एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब मात्र 6 प्रोडक्ट हैं छह प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी होगी। पहले 5 प्रोडक्ट को मैं कहता हूं पेट्रोलियम, और जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है टोबैको। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया डिस्कशन। अभी मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। हमने पहले आर्टिकल 366 क्लॉज 12A पढ़ा और उससे क्या समझ में आया? उससे समझ में आया कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने आर्टिकल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट का एक एंट्री पढ़ा, एंट्री नंबर 84। ये क्या कहता है? 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं, इसमें 5 पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल, डीजल, एचएसडी एक्सेट्रा, और एक टोबैको। इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अभी तक ये समझ में आया। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 9 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो क्या कहता है? 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी आज नहीं है, कभी फ्यूचर में एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इट विल बी डिसाइडेड। मुझे आंसर करना, क्या आज की तारीख में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लग सकता है? आज की तारीख में क्या जीएसटी एप्लीकेबल है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या आज की तारीख में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है? आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है? आंसर इज नो। अगला क्वेश्चन, क्या आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है? आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है? आंसर इज यस। क्या आज की तारीख में टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है? आज की तारीख में टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है? आंसर इज यस। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आज की तारीख में टोबैको के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या आज की तारीख में टोबैको के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या आज की तारीख में टोबैको के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। नाउ सी, now I can conclude tobacco is the only product, tobacco is the only product in which, on which excise duty and GST both are leviable. Tobacco is the only product on which excise duty and the GST both are leviable. Kindly confirm, is it clear? Kindly confirm, is it clear? Any doubt you can ask. कोई भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट निधि जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री। एक तो बेस लाइन होती है जो हम नॉर्मली अपना इंडिया का ग्राफ देखते हैं, वो बेस लाइन है। बेस लाइन तक इंडिया नहीं सर, बेस लाइन के बाद वाटर में भी इंडिया है। कहां तक? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल का मतलब 22.8 किलोमीटर, एक अप्रोक्सीमेट। जब हम बाई लैंड की अगर डिस्टेंस मापते हैं तो हम किलोमीटर में मापते हैं, बट वाटर में डिस्टेंस मापते हैं हम नॉटिकल माइल्स में मापते हैं। आई होप माई जीके इज करेक्ट प्रोबेबली। 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर है। उसके बाद अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, या मैं ये कह सकता हूं 188 नॉटिकल माइल फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर। ये टर्म अपने ज्योग्राफिकल से रिलेटेड है, बट इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया की डेफिनेशन है अप टू 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हाई सी आएगा। अगर मान लो मैं कोई काम, मेरा कोई बिजनेस, मान लो इस वाटर में मेरा कोई बिजनेस है, मैं पेट्रोलियम से रिलेटेड मैं उसका रिसर्च कर रहा हूं, समुद्र में मेरा कोई रिसर्च का काम चल रहा है, पेट्रोल से रिलेटेड कोई काम है, तो क्या उसके ऊपर मतलब पेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल के अलावा कोई मान लो, अदर देन पेट्रोल, मान लो मैं मछली पालन का काम कर रहा हूं, या मेरा यहां पे टूरिस्ट का काम है, अंडमान निकोबार, उसके पास में जो समुद्र है उसमें मेरा टूरिस्ट का काम है, क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है और आप जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहां पे काम करूं तो रजिस्ट्रेशन कहां लूंगा? इसका आंसर दिया, इसका आंसर सेक्शन 25 ने दिया कि हर वो पर्सन रजिस्ट्रेशन लेगा जो कि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन है। जो भी पास में जो बेस लाइन है ना, पास में जो बेस लाइन है वहां पे मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा। बाकी हम चर्चा रजिस्ट्रेशन में करेंगे इसके रिगार्ड में। क्या सबसे बड़ा लॉस है? क्या सबसे बड़ा लॉस है
जो पुराने वाले टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में होता था, और या यूं कहूं कि क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है जीएसटी आने का, तो पहला जो वर्ड निकलता है ना, टैक्स कैस्केडिंग। क्या मतलब है इसका? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मान लो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं, मेरी दिल्ली में एक दुकान है और मैं सामान बेचता हूं, माल खरीदता हूं यूपी से और मैं माल लोकली बेचता हूं। जब मैं माल खरीदता हूं तब सीएसटी पे करता हूं, जब मैं माल बेचता हूं तो वैट पे करता हूं, और जो सीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा वैट के अगेंस्ट में। ये पुराने वाले लॉ के टाइम की बात कर रहा हूं। तो जो टैक्स मैंने पे किया वो मेरे लिए क्या होगी? कॉस्ट होगी। अब वो कॉस्ट बन गई तो आगे वाला जो टैक्स है मैं चार्ज करूंगा वो पीछे वाले टैक्स के ऊपर भी चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आईटीसी नहीं दिया, क्योंकि मुझे आईटीसी नहीं दिया गया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला था। तो टैक्स ऑन टैक्स दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जीएसटी का? कि सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। मतलब आज आप चाहे दिल्ली में काम कर रहे हो, यूपी से खरीदो, मुंबई से खरीदो, इंडिया के बाहर से खरीदो, जो भी जीएसटी चार्ज होगा उसका आईटीसी मिलेगा, उसका इनपुट मिलेगा। हाँ, कुछ हर्डल है, कुछ कॉन्सेप्ट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का, ब्लॉक क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट है, वहां पे आईटीसी ब्लॉक है, वहां पे आईटीसी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। बट अदरवाइज मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन। दूसरा बड़ा बेनिफिट जीएसटी का, या यूं कहूं प्री जीएसटी का सबसे बड़ा लॉस, जो प्री जीएसटी था ना, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन मालूम नहीं चलता था। मतलब ट्रांजैक्शन गुड्स का है या सर्विस का। क्या मतलब? कुछ ऐसे केस थे, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पर दोनों तरह के टैक्स चार्ज होते थे। मतलब वैट की बात कर रहा हूं और सर्विस में सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं थी, टैक्स भले ही दो चार्ज हो। कहने का मतलब, मैं एग्जांपल ले रहा हूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, टोटल वैल्यू से 1,000 रुपए, कोई एक काम करवाया 1,000 रुपीज का है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस टैक्स क्या कहता था कि इसमें सर्विस पोर्शन भी है तो मैं सर्विस टैक्स चार्ज करूंगा। वैट क्या कहता था? इसमें गुड्स है तो मैं गुड्स वैट चार्ज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट किस वैल्यू पे चार्ज करूंगा ये अपने अपने रूल डिसाइड करते थे। सर्विस टैक्स कहता था कि 70% इसमें सर्विस है, वैट कहता था 60% इसमें गुड्स है। कहने का मतलब 1,000 रुपए में 600 रुपए गुड्स है और 700 रुपए सर्विस है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर टोटल वैल्यू अगर 1,000 है तो इसमें जितना पोर्शन गुड्स का है, जितना पोर्शन सर्विस का है, सम टोटल शुड बी 100 रुपीज ना, 1,000 रुपीज। लेकिन ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वैट गवर्न करता था स्टेट और सर्विस टैक्स गवर्न करता था सेंट्रल पार्लियामेंट। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अनदर एग्जांपल रेस्टोरेंट, अनदर एग्जांपल सॉफ्टवेयर। दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरिया। एंड प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि हम यहां पे नेचर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? सर्विस कितना और गुड्स कितना। एंड द प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड इन द जीएसटी because they have made separate schedule. You can write down the schedule. We will discuss in the subsequent class. Schedule 2. Schedule 2 जीएसटी में क्या डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का है या सप्लाई ऑफ सर्विस का। ट्रांजैक्शन दोनों नहीं हो सकता, या तो गुड्स है या सर्विस है। Who can decide? Who will decide? In the GST there is a schedule 2. Who will decide transaction
इज ए सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है, लिविंग इट। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 कैपिटल ए एक ज्वाइंट फॉरम होगी जिसमें सेंट्रल एज वेल स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। चेयरमैन कौन होगा इस जीएसटी काउंसिल का? जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें कोरम, कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन जितने होने ही चाहिए तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। मान लो हम लोग 25 स्टूडेंट है, इस बैच में 25 है उदाहरण के रूप में, मैं कहता हूं इसकी कोरम 50% है, मतलब जब तक 12 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे तब तक मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन that has to be there, then only the meeting can be started. तो काउंसिल में क्या है? 50% है। 50% मतलब इधर फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों ओके है। उसमें डिस्कशन किया यार वेंटिलेटर के ऊपर रेट कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि पेट्रोल कब से लाना है, तो वहां पे डिस्कशन होता है। जब तक कोई भी मैटर पर 3/4 हाँ नहीं मिलती, जब तक कोई भी मैटर पर 75% लोग हाँ नहीं बोलते, तब तक वो मैटर जीएसटी काउंसिल में अप्रूव नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल कि मान लो कि वो डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाना है, और मान लो 60% लोगों ने कहा हाँ लगाना है, 40 ने मना कर दिया, नहीं लगेगा। जब तक 75% लोग फेवर में वोटिंग नहीं करते तब तक वो मैटर रिकमेंड नहीं होता। 75% सिंपल एवरेज नहीं है। मान लो 25 लोग हैं तो 25 में 13 लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम बोल देंगे कि 50% नाम बोल दिया, नहीं। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट है। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट है 1/3, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का वेट है 2/3। वेटेड एवरेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है। जितनी भी लोगों ने आ किया मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2/3 अकॉर्डिंगली, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आ कह दिया मैं मानूंगा 1/3 ने हाँ कर दिया, बाकी स्टेट गवर्नमेंट हैव द वेटेज ऑफ 2/3, और जितना हाँ किया उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालेंगे। अगर 75% आ गया तो हम क्या कहेंगे कि इट वाज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा कुछ और पावर दिए गए हैं जीएसटी काउंसिल को कि कौन से टैक्स सब्ज्यूम करेंगे, कौन से आइटम एग्जेम्प्ट करने हैं, क्या मॉडल जीएसटी लॉ होगा, क्या टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट रखनी है, कोई स्पेशल रेट रखनी है, क्या रेट रखनी है, बेस रेट क्या होनी चाहिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एनी अदर मैटर दे विल डिसाइड। अगर मैं बात करूं सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए जीएसटी में? सब्ज्यूम मतलब जो आज नहीं है, जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम सीवीडी, एसएडी, सीएसटी, सरचार्ज एटसेट्रा। ये मैं उन टैक्स की बात करता हूं जो सेंट्रल लेवी करता था और अब आज लेवी नहीं करेगा, ये सब्ज्यूम हो चुके हैं। स्टेट में वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये कोई लेवी लोकल बॉडी करती है, मान लो कोई म्युनिसिपैलिटी का कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो वो आज भी चार्ज कर सकती है इवन आफ्टर जीएसटी, क्योंकि ये सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ है। लग्जरी टैक्स, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेस, ऑक्ट्रॉय परचेज एटसेट्रा, बाकी सब सब्ज्यूम्ड हो गए। कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड नहीं हुए हैं? कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड नहीं हुए हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है। सोशल वेलफेयर सेस
जब हम इंपोर्ट करते हैं तो एक सेस पे करते हैं, आज भी लगेगा। अदर कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेट्रा। स्टेट में कौन से टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुए? रोड एंड पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, 2 मिनट का। 9:28 9:30 पर स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपके मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो आप एंटर कर सकते हैं, आप चैट में डाल दीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है, अदरवाइज 9:30 पर हम स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक। So question is, that entry number 84 include petroleum product? Yes. Alcoholic liquor? No, no, no. And tobacco? Yes. 5 specified petroleum product plus tobacco. There are the 6 product is being included in the list 1. Entry number 84. Prakash G, one want to charge the tax NOI, so how he will charge on NOI means? Question not clear, Prakash ji. Please reconfirm. Location of supply, place of supply. Wait for 2 minutes. I'll complete this slide. Our class would be maximum for 10 minutes, and then I will re-explain this concept, LOS and POS.
So now the basic chapter is completed. If I like to determine the GST liability, basic step, what should be the basic step? पहले आप चेक करेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बिजनेस है या पर्सनल। ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर का होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी आपकी टोटल टर्नओवर है काउंट कीजिए, ऐड कीजिए, पैन इंडिया टर्नओवर काउंट कीजिए। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर एक्सीड नहीं कर रही तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपने देख लिया कि चलो एक्सीड कर रही है, तब आप कौन सी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, नॉर्मल है कि कंपोजिशन है, अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। आपको ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में लेना चाहते हो। जब कोई भी कैटेगरी में ले लो तो आप जो भी टैक्स पीरियड है, कई बार मंथली होता है, कई बार क्वार्टरली होता है, डिपेंड ऑन दैट कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी कितना आईटीसी है, अकॉर्डिंगली नेट ऑफ करके आप नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो, रिटर्न फाइल कर दो, जो भी फ्रीक्वेंसी है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एंड दैट you need to pay the tax to the government. That is the part. From my side, this is completed. Now, this terminology. कितनी तरह की सप्लाई होती है सर? इतनी तरह की तो मैंने सुनी है, इसके अलावा भी हो सकती है। टैक्सेबल सप्लाई सुनी होगी आपने, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, नो सप्लाई। इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा आपके जो भी डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट है आज की। नेक्स्ट क्लास अगला थर्सडे होगी, नेक्स्ट थर्सडे। ये बैच अपना मंडे टू थर्सडे है। मंडे टू थर्सडे हम बात करेंगे, प्रकाश जी डेफिनेटली हम बात करेंगे, बट अगली क्लास में। ये 7 तरह के टर्म होते हैं जो हमें कंफ्यूजन करते हैं कि इनका मतलब क्या है। वी ऑल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, सप्लाई चैप्टर। मैं कुछ बात वापस रिपीट कर देता हूं। क्लास मंडे टू थर्सडे है, टाइमिंग 8 to 10 है। 1 वीक का गैप है मेरा, इसीलिए आज के बाद अगली क्लास कब होगी? नेक्स्ट थर्सडे होगी, फिर रेगुलर चलती रहेगी। एक डाउट महेंद्र जी का है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। और भी कोई भी तरह का डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मीनवाइल काइंडली कंफर्म क्लासेस ओके है, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, और कोई प्रॉब्लम है? जिस तरह से हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पैटर्न में हम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके? ठीक है, फाइन। सो महेंद्र जी का क्वेश्चन है, मैं डिस्कशन करता हूं। मैंने एग्जांपल लिया था महेंद्र जी कि मान लो सप्लायर दिल्ली में है और सप्लाई कर रहे हैं, मान लो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मुंबई में। एक कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें 4 सेक्शन रीड करने पड़ेंगे, 10, 11, 12, 13। ये गुड्स के लिए, ये सर्विस के लिए। ये सारे सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के हैं, जिसको हमें ऑलमोस्ट 3 आवर लगेगा टू कंप्लीट दिस मैट्रिक्स ऑफ 4 सेक्शंस। उसके बाद निकलेगा क्या? उसके बाद आउटपुट आएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन, वो गुड्स का है या सर्विस का, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या? वो ये बताता है कि इसका डेस्टिनेशन क्या है, उस सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है। तो मान लो मैंने इस ट्रांजैक्शन के लिए ये प्रोविजन अप्लाई किए और प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो दिल्ली में आता है, ठीक है। अब 3 लोकेशन हो गए आपके पास। क्या क्या? अब 3 लोकेशन हो गए आपके पास। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, एक लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, और एक आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब ये ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा, ये डिसाइड करने के लिए आपको 2
कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कंपोनेंट LOS और दूसरा कंपोनेंट POS। अगर ये दोनों एक ही स्टेट में है तो वो ट्रांजैक्शन इंट्रा है, अगर अलग अलग स्टेट में है तो ट्रांजैक्शन इंटर है। इस एग्जांपल की बात करूं, सप्लायर दिल्ली में, LOR इररिलेवेंट है क्योंकि हमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। दोनों सेम स्टेट में है, दोनों सेम स्टेट में, इसलिए कौन सा टैक्स चार्ज होगा? C+S। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन है, वो चैप्टर है अपना एक, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन किया था फॉर इंटर और इंट्रा। इज इट क्लियर? फाइन। मेरी कैन ITC be claimed on this? Answer is no, because मुंबई पार्टी ITC तभी क्लेम कर सकती है अगर ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है तो ITC मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन कैन टेक द ITC। अगर मुंबई पार्टी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन ले लेती है तो आराम से ITC मिल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये ब्लॉक क्रेडिट में फॉल नहीं करता, 17(5) में फॉल नहीं करता। एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉक क्रेडिट, जहां पे अगर कोई ट्रांजैक्शन का नाम लिखा हुआ है तो उसका ITC नहीं मिलेगा, भले वो ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। एनीथिंग एल्स?